हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। सीमा 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी जो पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उम्र यही कोई 16 साल के करीब होगी। जो किसी भी भंवरे को प्यासा कर दे। प्यार, मोहब्बत और रोमांस का उसे कोई ज्ञान नहीं था। अपने शराबी बाप को रोज़ रात में माँ के साथ बिस्तर पर खटपट करते सुना था। गरीब घर की वो लड़की सुबह घर का काम करती, जब उसकी माँ दूसरों के घर काम करती। माँ के आने के बाद वो दिन में सरकारी स्कूल जाती। उन्हीं दिनों की बात है जब एक दिन सीमा की स्कूल की छुट्टी हुई। करीब दोपहर के 3 बज रहे होंगे और तेज़ बारिश की वजह से बाहर बहुत कम रोशनी थी। बारिश भी इतनी तेज़ कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने पर भी जब बारिश कम न हुई तो उसने निकलने का फैसला किया। आधे घंटे का पैदल सफ़र था उसके घर तक का। जूते गीले ना हो जाएं, इसलिए उसने उतार कर प्लास्टिक के थैले में डाल लिए। बस्ता कंधे पर लटकाए तेज़ बारिश में भीगते हुए वो निकल पड़ी। विनोद और सुरेश स्कूल के आगे के टर्न पे अपनी बुलेट पे भीगते बैठे थे। 2 हफ्ते से उन दोनों लफंगों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए आज उनका पार्टी का दिन था। जब सीमा उनके बाजू से गुजर रही थी तब विनोद ने लपक कर उसे पीछे से दबोच लिया और स्टार्ट हुई बुलेट पर सुरेश के पीछे बैठ गया। उसकी हथेली सीमा के मुंह पर थी और उसका बदन उन दोनों के बीच में। सीमा के जूते इस अचानक हुए हमले में वहीं गिर गए और इतनी जल्दी में उसे कुछ समझ तक नहीं आया। जब दिमाग सोचने की हालत में हुआ तो पाया कि वो करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे गांव के बाहर निकल गए थे। विनोद ने उसका बस्ता निकालकर सड़क के एक किनारे नाले में फेंक दिया और सीमा के मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया। तेज़ बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी और वैसे भी वो अपने हाईवे के शहर के बाहर आ गए थे। 1.5 घंटे का सफ़र था उनके घर तक का। सीमा मुंह पर से हाथ हटते ही रोते हुए मचलने लगी कि उसे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हैं हमको, हमारे घर जाना है। विनोद ने अपनी रामपुरी निकालकर उसके गर्दन पे रखा और कहा, तू कहीं नहीं जा रही है रानी, हमारे साथ स्वर्ग में चलो, बहुत प्यार देंगे और तुमको परी बना देंगे, जन्नत की परी। सीमा कुछ समझ न पाई और सुबकते हुए कहने लगी, माँ मारेगी अगर लेट हो गई तो, बाबूजी तो बेल्ट से मारेंगे, आज खाना भी नहीं मिलेगा अगर घर पहुँच के काम नहीं किया तो। विनोद प्यार भरे स्वर में बोला, क्या रानी, माँ और बाबूजी प्यार नहीं करते क्या तुमको? सीमा बोली, नहीं, बहुत मारते हैं, क्योंकि हम लड़का नहीं हैं, इसलिए बाबूजी माँ को भी मारते हैं और माँ हमारे ऊपर गुस्सा निकालती है। विनोद, कोनो बात नहीं रानी, अब तुमको घर जावे की कोनो ज़रूरत नहीं, हमारे साथ चल, खूब सुख से रहेगी, खूब खाए पिए के मिले और रानी बना के रखेंगे। का नाम बा तोहार? उसने धीरे से कहा, सीमा। विनोद, अरे तोहार तो नाम भी सीमा है, चल हमारी रानी बनकर रहेगी, तो का कुछ भी करे की ज़रूरत न पड़ी। सीमा ये बातें सुन के थोड़ी शांत हुई, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्यों उसे महारानी बनाकर रखेगा। असमंजस में वो बोली, पर हमको कहाँ ले जा रहे हो और काहे कुछ भी ना करे के पड़ी, हम तो गरीब घर के नसीब फूटन लड़की बनी। अब विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया रानी समझ लो, हमको भगवान ने अपने सबसे सुंदर गुड़िया का खूब अच्छे से ख्याल रखबे खातिर भेजा है। हम दोनों अप्सरा जैसन सुंदरी अपनी सीमा का खूब देखभाल करब और बदला में तुम हमार। सीमा हंसते हुए बोली, धत तेरे की, हम कहाँ सुंदर बनी, सब हमको काली कह के चिढ़ाते हैं। विनोद बोला, काली होने से कोई असुंदर थोड़ी हो जाता है, तुम तो काजोल के जैसी सुंदर और प्यारी हो। सीमा लजा गई और सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। विनोद बोला, गुड़िया रानी, तुम हम दोनों की लुगाई बनोगी ना? सीमा थोड़ा सकपकाई और पूछने लगी, दोनों की लुगाई का मतलब तोहार? विनोद हंसकर बोला, हाँ सीमा रानी, और इसमें बुराई का है? पांडवों की भी तो एक ही लुगाई थी ना, द्रौपदी।
फिर हम तो दो ही हैं, और फिर हम दोनों तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे, तो तुमको भी तो दोनों की तरफ अपन लुगाई वाला काम करे के पड़ी ना। रोज त्योहार के खिलौना, जेवर, कपड़ा, पकवान हम दोनों लाएंगे ना। अब देखो, हमको भगवान ने कहा कि तुमको पूरा सुख दें जो तोहरा के अभी तक ना मिला। वो बोले कि दिन रात तुमको प्यार देवे और कभी अपने से अलग न करे। और भगवान बोले हैं कि एक तरह से हो सकता है अगर हम दोनों तुमसे बिया करके तुझे अपनी लुगाई बना लें। इन अनपढ़ काले गरीब घर की लड़कियों को चाहे कोई ज्ञान हो ना हो, पर इतना ज़रूर एहसास होता है कि 16-18 साल की उम्र तक पहुंचते ही शादी करके अपने मर्द का घर सजाना होता है। हालांकि सीमा को ये एहसास न था कि मर्द की किन ज़रूरतों का ख्याल रखना होता है और बच्चे कैसे जनते हैं। फिर भी वो ये सोच के खुश थी कि उसे अपनी माँ के जैसा पति नहीं मिला। सीमा बड़ी हैरानी से पूछने लगी, लेकिन हमको तो प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम कैसे आप दोनों को सुखी रखेंगे, और हमसे कुछ कमी हो गया तो भगवान कभी हमको माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर विनोद हंसने लगा और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोला, सीमा रानी, जब बिया हो जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि मर्द को प्यार कैसे किया जाता है। फिर भी उसे अच्छा लग रहा था और घर की याद तो उस दुखियारी गरीब को सता ही नहीं रही थी। शायद उसके लिए अच्छा ही हुआ जो उसे उस नरक से छुटकारा मिल गया। और इस तरह उसी अवस्था में 10 मिनट बाद सीमा हौले बकरी जैसी मिनमिनाते हुए बोली, सुनिए, हमको हल्का होना है। ये सुनते ही सुरेश के पैर ब्रेक पर जम गए। वो समझ गया ही कि बारिश की ठंडक कमाल कर गई। सड़क के साइड में बाइक लगाकर विनोद ने सीमा को इशारा करते हुए करीब की एक झाड़ी के उधर जाने के लिए बोला। सीमा झाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो पाया कि वो दोनों भी साथ आ रहे थे। झाड़ी तक पहुंच के वो असमंजस में खड़ी दोनों को देखने लगी। दोनों उसकी बेचैनी को भांप गए। फिर विनोद बोला, सीमा रानी, अपने होने वाले पति परमेश्वर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों सीमा को उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। शायद इसलिए कि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था और ख़राब के दिनों से मुक्त एक आज़ादी। विनोद की ये बात सुनकर सीमा ने शरारत से उंगली नचाकर बनावटी अंदाज में कहने लगी, आप लोग बहुत बेशर्म हैं। शादी के पहले ही दुल्हन को सता रहे हैं। विनोद का ये तर्क बनावटी थे। सीमा को सुन के ऐसा लगा जैसे वो दोनों उसे बहुत चाहते हैं और वो सचमुच उसके लिए भगवान द्वारा भेजे हुए फरिश्ते हैं। सीमा ने नज़रें नीचे झुकाई और बोली, हमका माफ़ कर दो, हम बहुत छोटे हैं ये सब बात समझने के लिए। आप दोनों सचमुच फरिश्ता हैं जो हमको नरक से निकाल के स्वर्ग ले जा रहे हैं। सुरेश ने बाइक स्टार्ट की और सीमा पहले की तरह विनोद की तरफ मुंह करके थकान की वजह से सो गई। उन दोनों को मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत है और आज रात शादी के बाद अभी उन्हें सीमा के साथ और भी प्यार करना है। सीमा की नींद खुली जब अचानक से बाइक रुकी। उसने अचकचाते हुए आंखें खोली तो देखा कि वो जंगल के बीच में कहीं थे और वहाँ 1-2 मंजिल का पक्का मकान था। विनोद ने उसे उठाया और सुरेश के साथ अंदर आ गया। ये ड्राइंग रूम था। कुछ सोफ़ा कुर्सियों के अलावा यहाँ एक छोटा टेबल बार भी था जिसमें देसी विदेशी सब तरह की विस्की और बियर रखे हुए थे। अगला बेडरूम था। ये एक गोलाकार कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों पर फोटो चिपके हुए थे। कमरे के बीचों बीच का बड़ा गद्देदार पलंग था जिस पर मखमल की चादर और कंबल था। बिस्तर के दोनों तरफ शोकेस थे जिसमें प्राचीन पत्थरों की मूर्तियां थीं। ये सब देखकर सीमा शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और न जाने क्यों उन तस्वीरों को देख उसे एक मीठा सा एहसास हो रहा था। हालांकि गर्मी का मौसम न था, पर इन सब को तो हमेशा ही गर्मी होती रहती थी। रूम की शांति भंग करते हुए सुरेश ने पूछा, क्या रे गुड़िया, कैसन लगा हमारा शयन कक्ष? सीमा शर्माते हुए बोली, खूब सुंदर है, पर ये सब फोटो काहे लगा रखे हैं? सुरेश बोला, अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तो तू हमारी लुगाई बन रही है।
तो तुमको मालूम तो होना चाहिए ना कि बिया के बाद क्या करते हैं, और फिर ई सब से सीख कर ही तो तुम हमको खुश कर पाओगी ना। और मर्द लुगाई के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सीमा को जैसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया और वो अफसोस भरे लहजे में बोली, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको लुगाई का कोनो कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूछ लिए। विनोद हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं सीमा रानी, अब तो अपना जन्म जन्मांतर का साथ होगा, धीरे धीरे सब सिखा देंगे। सीमा ने फिर जिज्ञासा से पूछा, ये रूम में खाली एक ही पलंग क्यों है? इस बार सुरेश के हंसने की बारी थी। अरे सीमा रानी, जब हम तुम्हारे मर्द बन जाएंगे तो क्या हमसे अलग सोया करोगी? सीमा की शर्म से नजरें जमीन में गड़ गईं। इतने में विनोद बाजू के कपाट में से एक लाल घुटनों तक का घाघरा, लाल डोरियों वाली चोली और एक लाल दुपट्टा लेकर आया और सीमा को देते हुए बोला, ले सीमा पहन ले, नहा धो के रसोई में जाकर जरा सबके लिए चाय और नाश्ता बना दे। सीमा ने कपड़े हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगी तो विनोद ने पूछा, क्या हुआ गुड़िया रानी? सीमा उत्सुकता से पूछने लगी। सब ठीक है। सीमा को कुछ अजीब लगा, पर वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए हौले से सिर हाँ में हिला दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। बारिश से भीगा बदन जब झरने के गुनगुने पानी से नहाई तो सारी थकान और नींद उड़ गई। करीब आधे घंटे बाद सीमा तैयार होकर बाहर निकली। वो अपने गीले कपड़े लिए दूसरे कमरे में पहुंची तो सकपका गई। वो दोनों बिल्कुल जन्मजात अवस्था में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। सीमा को देखकर दोनों आश्चर्यचकित थे। आज सीमा बिल्कुल लाल परी लग रही थी। उन्हें अपने शिकार पर गर्व हो रहा था। कुछ पल की चुप्पी को विनोद ने तोड़ा और छेड़ते हुए बोला, अरे वाह गुड़िया रानी, खूब जच रही हो ये कपड़ों में, एकदम घरवाली जैसन लग रही हैं। अच्छा जाओ, और कुछ सामान है रसोई में, चाय और नाश्ता बना लो, फिर थोड़ी देर में पुजारिन आती होगी। सीमा ताज्जुब से पूछने लगी, पुजारिन? वो क्यों? घर में कोई पूजा करवाना है क्या? विनोद बोला, पूजा ही तो है सीमा, हमारा बिया होगा तो पूजा तो होगा ही ना। धत तेरे की। ये कहते हुए सीमा रसोई की तरफ लपकी। विनोद जिसकी बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पास के गांव की एक औरत थी जो जवानी में उन दोनों का शिकार बनी थी। उसे ही पुजारिन बनाकर वो सीमा को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि उनकी शादी हो रही है, ताकि वो पूरी जान लगाकर बिना शिकायत किए अपने पतियों की सेवा करे। सीमा रसोई में उपमा और चाय बनाकर कमरे में ले आई। उनको सर्व करने के बाद वो बाजू के चेयर पर बैठ गई। अभी भी वो उनके इस अवतार को देखकर कंफर्टेबल नहीं हुई थी। विनोद ये ताड़ गया और तारीफ करते हुए बोला, वाह, चाय और उपमा तो बहुत बढ़िया है। गुड़िया रानी, तू तो बहुत अच्छी रसोइया लगती है। लगता है अब हम दोनों को खूब स्वादिष्ट खाना मिलेगा। उनकी तारीफ सुनकर सीमा नजरें नीचे करके मुस्कुराने लगी। इतने में विनोद बड़े लाड से बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। सीमा को कुत्ते की तरह पुचकारते हुए वो उठा और सीमा की एक बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ हौले से खींच लिया। आज तक किसी ने उसके साथ इतने प्यार से व्यवहार नहीं किया था। और अच्छा खाना, रहने को इतना बड़ा घर, अच्छे कपड़े, प्यार, इन सब के एहसानों तले वो दबी जा रही थी। इन्हीं सोचों में उलझी वो विनोद के बगल में जा बैठी। राइट हाथ में उपमा का प्लेट लिए लेफ्ट हाथ में चम्मच से उठाकर खिलाने लगा। सीमा को विनोद का लाड बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुरेश ने लपककर अपना धोती उठाई और कमर पर लपेटते हुए उठ गया। उसका दरवाज़ा खोलते तक विनोद भी अपना धोती लपेट चुका था। सुरेश ने दरवाज़ा खोला तो सामने गीता को पाया। ये वही औरत थी जिसकी बात वो सीमा से कर रहे थे। करीब 35 साल की उम्र होगी उसकी। सीमा ने देखा वो सर से पांव तक भगवे कपड़े में थी, लंबे बाल, माथे पर टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। सचमुच किसी मंदिर की पुजारिन लग रही थी वो औरत। गीता अंदर आकर रानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और उसके गाल पर चुटकी काट कर बोली,
तो ये है नन्ही दुल्हन। अरे विनोद, आप तो बोले थे कि जवान है, पर ये तो और मासूम दिख रही है। खूब मस्त दुल्हन लाए हो अपने लिए। हाँ। सीमा के गाल शर्म से लाल हो गए और नजरें नीचे गड़ गईं। गीता मजाक करते हुए फिर बोली, अरे वाह, ये तो लजाती भी है। क्या रे गुड़िया, बिया करेगी इन बैलों से? सीमा के तो होंठ ही सिल गए थे जैसे। गीता उसकी अवस्था समझते हुए बोली, आ तुझे तैयार कर दूं। ये कहते हुए दोनों बेडरूम में चली गईं। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अगला भाग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं नागपुर से हूँ। बात आज से 4 साल पहले की है। मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैं बीकॉम कर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं अपनी फिटनेस के बारे में बहुत गंभीर रहता था, इसलिए रोज़ सुबह 6 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक दिन मैं रोज़ की तरह जॉगिंग कर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज़ लगाई, सुनिए ज़रा। मैं रुका और देखा तो एक औरत आवाज़ दे रही थी। वो तकरीबन 22-23 साल की होगी। उसकी मांग भरी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी जवाब दिया, जी कहिए। तो उसने पूछा, आप कितने टाइम से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, कई महीनों से। पर आपको क्या काम है? तो वो हंसने लगी। वो कहने लगी, अरे यार, दिन नहीं पूछ रही हूँ, आज और अभी का पूछ रही हूँ कि आप यहाँ कितनी मिनट से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा, आपको क्या काम है, ये तो बताओ। उस पर वो औरत बोली, आपके पास मोबाइल है तो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोली, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए चाहिए। मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप मेरे साथ भी चल सकते हो, क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं पर कहीं गिर गया है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल दे सकें तो मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूँगी तो रिंग बजेगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं हंसने लगा। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस औरत को दे दिया। वो बेंच पर से उठी और नंबर डायल करने के बाद कान पर रखकर चलने लगी। मैं थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, पर बाद में ख्याल आया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो करीब 40-50 कदम ही चली होगी कि शायद उसका मोबाइल मिल गया था। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा होकर देखता रहा। तभी वो आई और मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते मेरा मोबाइल देकर चली गई। तभी मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। वो बहुत ही महंगा फ़ोन था, लेकिन मुझे उसके कपड़े साधारण क्लास के लग रहे थे। लेकिन मोबाइल देखने के बाद तो ये तय हो गया था कि वो एक पैसे वाले ख़ानदान से थी। अब मैं उसे पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी सिंपल है यार। पर तभी मुझे ख्याल आया कि इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। क्या यार, वो पैसे वाली तो होगी, पर तहजीब कहाँ गई? मैंने मन ही मन में 2-3 गालियाँ दी और बोला, भाड़ में जाए। मैं अपने रूम पर पहुंचा और नहाकर कॉलेज चला गया। पूरा दिन ऐसे ही फालतू सा निकल गया। करीब रात के 8 बज रहे थे कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कोई लड़की हेलो बोल रही थी। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं पूजा बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा, कौन पूजा? मैं तो किसी पूजा को नहीं जानता। आप कौन सी पूजा हैं? और मेरा नंबर किसने दिया? क्या मेरा मजाक उड़ाने को फ़ोन किया है? पूजा बोली, आप मुझे जानते हो? मैंने कहा, क्या? तो वो बोली, हाँ डियर, तुम मुझे जानते हो, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ एक कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने पूछा, कौन सा कॉफ़ी शॉप? उसने एड्रेस दिया। मैंने अपनी बाइक निकाली और बताए पते पर चल दिया। कॉफ़ी शॉप के अंदर जाते ही मैं ढूंढने लगा कि कौन है यार। पर तभी पीछे से आवाज़ आई। मैं मुड़ा तो वहाँ वेटर था और वो बोला, आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। उसने दिशा बताई कि यहाँ से जाइए। मैं भी उतावला हुए जा रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा लाइन देने वाली कौन पैदा हो गई। मैं लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया और सीधा अंदर केबिन में गया तो उसे देखा तो ठिठक गया। ये तो सुबह वाली भाभी थी। मैं बोला, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुबह वाली वही सिंपल सी दिखने वाली औरत थी जिसे मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट यूज़ करने के लिए दिया था। वो मुझे देख कर उठी और उसने पहले मेरे साथ हाथ मिलाया और बोली, हाय, मेरा नाम पूजा है। तो मैंने भी कहा, मैं विकास। वो हंसने लगी तो मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ?
वो बोली कुछ नहीं, आपका नाम सुनकर थोड़ी हंसी आ गई है। मैं थोड़ा सीरियस सा हो गया तो वो भी रुक गई और बोली सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोली देखिए, मैंने आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर पूजा ने कॉफ़ी ऑर्डर की और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कॉफ़ी पीते हुए बात ही बात में पता चला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी और वो बहुत पैसे वाली है। मैंने भी कुछ अपनी बातें उसके साथ शेयर की, पर न जाने क्यों हम दोनों इतने घुल मिल गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पूजा बोली 9 बज गए हैं, आज तो मैं गई काम से। उसने बोला चलो चलते हैं विक्की। तो मैंने कहा कौन विक्की? वो बोली तुम, और मैं तुम्हें आज से विक्की ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम कुछ पसंद नहीं आया। वो चलने लगी तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठो ना। पूजा बोली सॉरी, पर मेरी सास बहुत ही खड़ूस है और वो तो देरी होने पर मुझे मार ही डालेगी। इतना कहकर वो बाहर नीचे की तरफ चलने लगी तो मैं उसके पीछे चल दिया। बाहर जाते ही मैंने देखा तो वो एक 4 व्हीलर के पास जा रही थी। क्या गाड़ी थी यार, एकदम सुपर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये तो बहुत ही अमीर है। तभी मैं दौड़कर उसके पास गया और तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो मैंने विंडो गिलास पर आ गया तो उसने गिलास खोला और बोली यस मिस्टर। मैंने कहा क्या हम दोबारा मिलेंगे? पूजा बोली किस लिए? मेरे पास उसके इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था, तो बस मैं सर नीचे किए हुए खड़ा रहा। वो बोली देखो विकी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सुबह थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हें बुलाकर थैंक्स बोल दूं, इसलिए तुम्हें बुलाया था। ओके बस हो गया। अब तुम दोबारा क्यों मिलना चाहते हो ये भी बता दो। मैं अब बिल्कुल खामोश था। वो थोड़ी गर्म हो गई और बोली दोबारा क्यों मिलना है? मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और मेरा इस्तेमाल करोगे? हाँ देख बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ओके संभाल ज़रा अपने आप को, समझा कुछ? और इतना बोलकर वो फट से वहाँ से चली गई। अब मुझे थोड़ा दुख होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, जो नहीं पूछना चाहिए था वो ही पूछ लिया। क्या यार, और मन ही मन में मैं अपने आप को गालियां देने लगा। यार इतना अच्छा मौका मिल गया, पर अब मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। अब मुझे कैसे भी करके पूजा से बात करनी थी। मैं दूसरे दिन तो डर के मारे वॉक पर नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा वो शायद मुझे देखते ही गाली देने लगेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कल भी गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने सुबह घूमने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए, पर ना तो वो आई ना कुछ उसके समाचार मिले। अब मैं पूरा पागल हो चुका था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक दिन रात को पूजा को मैसेज किया और लिखा सॉरी। तो उसका उत्तर आया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर से मैंने मैसेज किया प्लीज़। उसका उत्तर आया देखो, अब अगर तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि रहने दे यार, ये तो लफड़ा कर सकती है। मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ देर बाद वो भी जॉगिंग करने के लिए आई तो मैंने उसे देखा तो मैं छुप गया क्योंकि मुझे लगा वो मुझे देखेगी तो भाग जाएगी, इसलिए मैं छुपा रहा। मैंने देखा वो इधर उधर कुछ खोज रही थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये किसे ढूंढ रही है। मैंने 1-2 राउंड लगाए होंगे कि उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ये किसे फ़ोन कर रही है, तभी मेरा मोबाइल बजा। ये क्या, पूजा का फ़ोन था। मतलब मुझे समझ आ गया कि वो मुझे ही ढूंढ रही थी। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया कि आज तो गया यार, ये तो मुझे पक्का मार ही डालेगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो वो गुस्से में बोली कहाँ है तू? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो बोली अब मुझे तेरे से एक काम है। मैंने डर के मारे कहा मैं तो शहर से बाहर हूँ। वो बोली ठीक है चल, जब घर पर आ जाए तो मुझे कॉल करना। मैं वहाँ से भागा क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि अगर इसने मुझे देख लिया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही थी, पता नहीं क्या करने वाली थी। मेरा भेजा फ्राई हो रहा था कि क्या मालूम कि क्या करने वाली है यार। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और करीब रात के 9 बजे फिर से पूजा का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा कहाँ है तू? मैं बोला भी बाहर ही हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला क्यों झूठ बोल रहा है? पूजा ने मेरे दोस्त की आवाज़ सुन ली और बोली देख, अभी के अभी वो सेम कॉफ़ी शॉप पर आ जा जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, वरना पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझ तक पहुँचने में, समझ गया ना?
अब मैं डरते डरते शॉप पर पहुंचा। वो एकदम गरम दिमाग किए हुए बैठी थी। मेरे सामने देखकर वो घूर कर बोली, बैठ। मैं बोला, नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहाँ मैं और कहाँ आप। उसने थोड़ी देर आंखें बड़ी करके बोला, बैठ। मैं एकदम से डर गया और बैठ गया। उसने कहा, ध्यान से सुन, देख तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम। पूजा बोली, ये तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुझे तो सिर्फ करना है। और हाँ, मुझसे कोई किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझे। मैंने सर हिलाकर हाँ बोला। वो बोली, देख, मेरी एक सहेली है चांदनी, शादीशुदा है और उसका पति ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। चांदनी को तुझसे कुछ काम है, बोल करेगा क्या। मैं तो सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं, कहीं हाँ बोल दिया तो, और अगर मैं फंस गया तो, और ना बोलूं तो पूजा ने मुझे फंसा दिया तो, साला इधर कुआं इधर खाई, तो मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगा हाँ बोलने में ही मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे लगा हाँ बोलकर थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसने मेरे गाल पर हाथ फेर कर बोला, गुड बॉय। वो मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद वो बोली, अब चलती हूँ। हम दोनों वहाँ से निकल गए और मैं रूम पर आ गया। मैं सोच रहा था कि अब ये चांदनी कौन होगी और कैसी होगी, और उसे मुझसे क्या काम होगा। क्योंकि पूजा तो सती सावित्री बन रही थी, तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके जैसी ही होगी। ऐसे ही दूसरा पूरा दिन निकल गया और शाम के 6 बजे चांदनी का फ़ोन आया, पर इस बार एक अनजान नंबर था। मैंने पूछा, कौन। वो बोली, मैं चांदनी, पूजा की फ्रेंड। मैंने कहा, अच्छा हाँ बोलिए। चांदनी बोली, फ़ोन पर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ, बताइए। वो बोली, एक एड्रेस लिखो, और उसने मुझे एक एड्रेस दिया और मैं फ़ोन काट कर सीधा बाइक लेकर उस एड्रेस पर पहुंच गया जो चांदनी ने बताया था। पर ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। मैं देखता रह गया और गेट की ओर चल पड़ा। तभी मेरी नज़र सिक्योरिटी वाले पर पड़ी, तो वो बोला, क्या काम है। मैंने बोला, मेरा नाम विक्की है, क्योंकि चांदनी ने बोला था कि गेट पर अपना नाम बताना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वो चौकीदार बोला, जी सर, आप अंदर जा सकते हो। मैं अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो अंदर से क्या बंगला था यार, बस पूछो ही मत। तभी एक अंधेरे कोने में से एक आवाज़ आई, क्या देख रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कैसी है चांदनी, पर फिर भी मैं अपनी बारीक नज़र दौड़ाए जा रहा था। तभी चांदनी बोली, चलो अब ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलने लगा तो वो बोली, फर्स्ट रूम में चलकर बैठो। मैं उस कमरे में पहुंच गया। ये क्या, ये तो बेडरूम था। मैं अब और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ गया था कि अब क्या होने वाला है। तभी अंधेरा हो गया तो मुझे लगा शायद लाइट चली गई है, पर ये तो चांदनी ने बंद की थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, हाय हैंडसम। मैं एकदम से चकित रह गया कि ये क्या यार, ये कुछ अलग काम करने बुलाया है क्या। अब जैसे ही चांदनी ने मेरे गालों को छुआ तो मैंने हाथ पकड़कर बोला, देखो, पहले मुझे आपको देखना है। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर उसने लाइट जला दी। पर ये क्या, ये तो करीब 30 साल की औरत थी। अब मैंने उससे पूछा, आप पैसे वाले लोग हो, सुखी हो, और शरीर से भी लग रहा है कि आप एकदम ओके हो, तो फिर मैं क्यों। चांदनी बोली, देखो विक्की, मुझे लाइफ में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी कुछ नया भी करते रहना चाहिए। चांदनी बोली, तुम अपने रूम पर बताकर तो आए हो ना। मैंने कहा, क्या बताकर आना था। वो बोली, यही कि अब तुम सुबह में आ पाओगे। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें पूरी रात यहीं पर रुकना होगा। चांदनी ने मुझे ज़बरदस्ती पूरी रात अपने घर पर रखा। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे साथ किस तरह का बदला लिया गया था, मुझे किस तरह की सज़ा दी गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो आखिर में मुझे ये शहर ही छोड़ना पड़ा। मैंने अपना नंबर भी बदल दिया और उसके बाद मैं उसे एक सपना समझकर भूल गया। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मेरी उम्र 25 साल की है। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे घर पर मेरी माँ और एक छोटी बहन है। मेरे पापा जी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे।
तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ स्कूल में टीचर है, उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल रहा था। 18 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कुछ काम की तलाश करने लगी, पर मुझे मन का सा काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 7 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर कुछ साधन नहीं मिल पा रहा था। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी ने मुझसे पूछा, कहीं जाओगी क्या? मैंने ना में सर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं मुझसे, रात होने को है, अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी कि बात तो सही है कि रात होने वाली है, अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया। वो बोला, मैं वहीं से होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हो। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही मेरा घर आ गया और मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की ज़रूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैंने कार्ड लिया और थैंक्स बोलकर घर चल दी। पहले तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात में सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैंने तुरंत उठकर अपने पर्स से वो कार्ड निकाला और देखा तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा था। मैंने वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन संडे था, तो मैंने मंडे को जाने का तय कर लिया। मंडे को मैं जल्दी से उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं बैठी एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाया तो उसने मुझे 1 नंबर रूम में जाने को कहा। मैंने रूम के दरवाजे पर जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखा तो सामने वही आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो ना। मैं बैठ गई। उसने कहा, ज़रूर तुम काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी हाँ। उसने मेरे सभी कागज़ चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें काम मिल सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 20,000 रुपये मिलेंगे और बाद में तुम्हारे काम के ऊपर है कि कितना बढ़ाना है। वो बोले, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी ज़रूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से ही मैं काम पर जाने लगी, पर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी ही पूरी बदलने वाली थी। वक्त बीतता गया और 4 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मैं बॉस का सारे काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम कर चुकी हैं, मगर ज़्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिक पाती। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले टाइप के हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। एक दिन संडे छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है, ऑफिस में तुमको आना होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ खराबी आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा ऑफिस वहाँ से बस कुछ ही दूर ही बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल ही चली जाऊं, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं पूरी भीग चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग चुकी हो, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा और कोई भी ऑफिस में नहीं था। बॉस ने मुझे एक टॉवल दिया और सर पोंछने को कहा। मैं सर पोंछने लगी। कुछ देर बाद अचानक मेरी नज़र बॉस पर पड़ी, तो वो मुझे घूरे जा रहे थे।
बॉस ने कहा आओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो, और मैं रूम में चली गई। वहाँ पंखा चालू था और अपने कपड़े उतार कर मैंने टॉवल लपेट ली। अपने गीले कपड़ों को मैंने फैला दिया ताकि कुछ सूख जाएं। मैं वैसे ही टॉवल लपेट कर टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पे आवाज़ हुई। मैं बोली जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले अंदर एक फाइल है, वो मुझे चाहिए। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बॉस मुझे बहुत ही वासना भरी निगाहों से देख रहे थे और मैं सर झुकाकर खड़ी थी। वो अंदर आए और मेरे कपड़ों को देखा, फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद बॉस की आवाज़ आई, क्या कर रही हो? काम भी तो करना है। मैं अकेला क्या क्या करूँगा यहाँ? तो मैं बोली मैं कैसे आऊँ, कपड़े अभी गीले हैं। तो बॉस बोले क्या हुआ, टॉवल लपेट कर ही आ जाओ, यहाँ कौन है तुम्हें देखने वाला। मैं डरते डरते वहाँ गई। बॉस सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मुझे बोले जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो लिखा है उसको बताओ। मैं सब जल्दी से उसमें लिख देता हूँ। मैं उनकी बगल में डरते हुए बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रख के उनको सब कुछ बताने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बार बार टॉवल को ठीक करने जा रही थी कि अचानक ही टॉवल खुल न जाए। उसी समय बॉस ने अपनी टांग मेरी टांग से सटा दी। मैं बिल्कुल सन्न रह गई मगर कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ न कहने पर वो मेरा फ़ायदा उठाकर और भी ज़्यादा मुझसे चिपक कर बैठ गए। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले आज तो कोई नहीं है, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई। देखा तो देखती रह गई। मैं तुरंत वापस आ गई और डर कर सोफे पर बैठकर बॉस को आवाज़ लगाई, सर चाय बन गई है। वो तुरंत आ गए और मेरी बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। उन्होंने अचानक कहा दीपिका तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रख दिया और अपना एक हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैंने जल्दी से हाथ उनका हटा दिया तो वो बोले क्या हुआ। मैं खामोश थी। वो मेरे और करीब आ गए। मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए कहा दीपिका मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली जी सर कहिए, क्या बात है। वो बोले क्या तुम अपनी इस जॉब से खुश हो। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा। मैं बोली सर ये तो आपके ऊपर है। सर मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो कहने लगे मेरे ऊपर नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या फिर टाइम पास नौकरी। मैं बोली वो कैसे। वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करने को राज़ी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो। मैं सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछ लिया क्या करना होगा मुझे सर। उन्होंने जो बताया मैंने वो सुनते ही तुरंत अपना हाथ उनसे छुटा लिया और बोली सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ये सब मैं नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं। वो बोले मेरी एक बात समझ लो दीपिका, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होगा। मैं तुमको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और तुमको हर तरह से हेल्प भी करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, सोच लो। इतना कहकर वो उठे और बोले मैं बाहर से एक सिगरेट पी कर आता हूँ। अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसा अभी तक चल रहा है सब वैसा ही चलता रहेगा। और वो इतना कहकर चले गए। मैं अकेली बैठी सोचती रही कि क्या करूं। मन में आया कि चली जाऊं। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वे कुछ दिनों में ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो पता नहीं फिर नौकरी मिलती है या नहीं, और घर की हालत भी ठीक नहीं है। छोटी बहन की पढ़ाई को भी देखना है। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ तो घर और अच्छे से चल सकता है। और मैं वापस आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर में बॉस आए
और आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो बोले, तुम गई नहीं, मतलब कि तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले, हाँ बिल्कुल, कल ही। और फिर वो मुझे अपनी कार से छोड़ने मेरे घर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने मेरी माँ को खुशखबरी भी दे दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया गया है और मेरी सैलरी अब 20,000 से 50,000 कर दी गई है। मेरे घर पर सभी बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था कि मैं आज अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी बॉस का फ़ोन आया और मुझे अपने फार्म हाउस पर आने को बोल दिया। कहने लगे कि घर में बता दो कि 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर मैं सीधा वहीं चली गई। मैं जानती थी कि पक्का वही काम होगा जिसके लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जब वहाँ पहुँची और अंदर गई तो देखा कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मीटिंग होगी। सब बैठकर किसी काम के लिए बात कर रहे थे। 2-3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और कान में कुछ कहा। वो तुरंत किचन में गया और बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले आया। उसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक कटवाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग जाने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं पर बैठी रही। जब बॉस वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सभी लोग तो जा चुके थे, लेकिन उनमें से एक आदमी नहीं गया था। बॉस ने मुझे फ्रिज से वाइन लाने को कहा, तो बॉस ने कहा, 2 गिलास क्यों लाई हो, एक और लेकर आओ। तुम भी तो हो। मैंने मना कर दिया, सर मैं नहीं पीती। तो बॉस ने कहा, रोज़ नहीं, पर आज ख़ास दिन है, आज तो पीना ही होगा। मैं कुछ देर रुकी, फिर जाकर एक और गिलास ले आई। बॉस ने तीनों गिलास में वाइन और आइस डाली और मुझे एक गिलास दिया। मुझे बहुत कड़वा लग रहा था, मगर किसी तरह मैं पूरा पी गई। मुझे तुरंत ही नशा सा लगने लगा। उस आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा। बॉस ने मुझे पास आकर बैठने को कहा। उस आदमी ने मेरा गिलास उठाया और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने बॉस की तरफ देखा तो बॉस ने कहा, अरे कोई बात नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बॉस ने कहा, दीपिका सुनो, ये यहाँ 2 दिन तक रुकने वाले हैं और इनकी सेवा के लिए तुमको यहाँ इनके साथ रहना होगा। मैं बोली, मतलब सर? मतलब कि इनकी देखभाल करनी है। मुस्कुराते हुए बोले कि बाकी तुम समझदार ही हो, ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। बॉस बोले, चलो मैं अब चलता हूँ। फिर वो बोले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अजीब सा डर था कि मैं कहाँ फंस गई आज। वो आदमी मुझे बड़ी ही गंदी निगाहों से देख रहा था, जैसे खा ही जाने वाला था मुझे। बॉस के ऊपर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे किसके साथ छोड़कर चले गए हैं। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे गोपी बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद नौकर भी अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी गलत हरकतें शुरू कर दी और मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर नौकर दौड़कर अंदर आ गया। वो दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा। तभी नौकर ने एक टेबल उठाकर उस दरिंदे के सर पर दे मारी, जिससे वो वहीं पर गिर गया और वहाँ से भागने लगा। नौकर ने उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मैम साहब, आप यहाँ पर क्यों आई थीं? आपको शायद पता नहीं यहाँ पर कब से ऐसा चल रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर मुझे बचाया था। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा अपने घर गई और माँ के पास जाकर रोने लगी। जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि आग लगे ऐसी नौकरी को, हमें नहीं करानी ऐसी नौकरी जहाँ बेबस औरतों का फ़ायदा उठाया जाता है। मैंने बॉस को फ़ोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। उसके बाद आज भी जब कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है।
हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूलिया है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे अब्बू का नाम इलियास है और मेरी अम्मी का नाम ज़रीना है। मेरा बड़ा भाई करीम है। मेरी उम्र 20 साल की है। अब्बू का जरदोज़ी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की है हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसें और हमारा मजाक न उड़ाएं। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फ़ायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरे में हम लोग रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे। तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सबको खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर था जिसका नाम था फारूक। इसी फारूक को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज़ का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फारूक अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फारूक बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कश्मकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गईं। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी। अम्मी के साथ फारूक ने काफ़ी बात की, मगर क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो जूलिया, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना। कारीगरों को चाय पानी और खाना देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भी बहुत सी हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गईं। करीब 12 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी फारूक ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फारूक आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देखती रही। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फारूक खड़ा था। मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी। अचानक उसने मुझे जोर से आकर पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज़ आवाज़ में मेरी कमज़ोर आवाज़ दबकर रह गई। फारूक एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रही।
शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फारूक फिर मिल गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फारूक जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गई तो दोनों में कुछ बात हुई। मैंने देखा फारूक ने अम्मी को कुछ रुपये दिए थे। अम्मी पैसे लेकर चुपचाप चली आईं। उनके जाने के बाद फारूक ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फारूक मेरा दोस्त रहा। मेरी अम्मी की जानकारी में पहले तो छुप छुपा कर ही फारूक मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फारूक अक्सर मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाह कर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बू को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बू के साथ लेट गई, मगर अब्बू तो सो चुके थे, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर में लेटी रही, जैसे किसी बात का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर अब्बू ने करवट बदली और सोते सोते बोले, क्या हुआ ज़रीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बू को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आँख खुली, तब तक अब्बू सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बू भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फारूक ने मेरे साथ क्या क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फारूक को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तो तुझे अपना माना था और अपने घर में काम दिया और तुमने ये सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फारूक अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। मैं एक पतली दुबली और खूबसूरत सी लड़की हूँ। दुबली पतली होने की वजह से मेरे भैया और मेरे पापा मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए मौसा के घर जाती तो भैया और पापा के आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन जब मैं घर पर रहती तो वो लोग मिलकर मुझे परेशान करते रहते थे। मेरे पापा मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी जब मुझे घर आना होता था तो मेरे पापा ही मुझे कॉलेज लेने आते थे और मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे वो मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड हों। मेरे पापा को देखकर मेरी सभी फ्रेंड मुझसे कहा करती थी,
काश तेरे पापा के जैसे भी हमारे पापा होते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मुझे मौसा के घर पर ही रहना होता है। मैं तो घर से ही कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ता था। इसलिए मौसी और मौसा ने मुझे जिद करके अपने यहाँ बुला लिया और कहने लगी, बेटा तुम यहीं पर आ जाओ, तुम्हारा कॉलेज भी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। मौसी ज़्यादा जिद कर रही थी, इसलिए पापा भी मना नहीं कर पाए, लेकिन वो हर संडे को मुझे मौसी के यहाँ लेने पहुँच जाते थे। मेरे मौसा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी मौसी हाउसवाइफ है। इस समय गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं, इसलिए मेरे पापा मेरे पास कॉल कर रहे थे कि मैं तुम्हें कल सुबह लेने आ रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप सुबह आ जाओ और मैं मौसा लोगों से पूछ लेती हूँ। पापा कहने लगे, मैं मौसा और मौसी से बात कर लूँगा, तुम सुबह तैयार रहना। पापा मुझसे ऐसे बोल रहे थे जैसे वो अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। पता नहीं पापा की कैसे रात कटती होगी। मेरी कॉल काटने के बाद पापा ने मौसी के नंबर पर कॉल की और थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर कहने लगे, साली जी, आप तो जैसे मेरी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती हैं। आप मेरी बेटी को मुझसे अलग करके बहुत बुरा कर रही हैं। पापा हंसने लगे और मौसी कहने लगी, अरे जीजा जी, पूजा तो इतनी प्यारी गुड़िया है कि कोई भी उसे अपने पास रखने को सोचे। मेरा बस चले तो मैं आपकी पूजा को पास आने ही न दूं। आप जब भी आते हैं पूजा को मुझसे अलग कर देते हैं। और हंसने लगी। फिर पापा बोले, तो साली जी तैयार रहना, कल सुबह जब मैं पूजा को लेने आऊँगा तो आपको भी साथ में आना पड़ेगा, फिर बाद में नखरे नहीं चलेंगे। पापा की बात सुनकर मौसी बोली, अरे जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब मन करे हो आप बुला लीजिए, मैं तो आपके लिए ही बनी हूँ। और मुस्कुराने लगी। मौसी को भी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, क्योंकि मेरी मौसी की शादी के अभी 5 साल ही हुए हैं। इससे पहले तो वो पापा की साली ही थी। मौसी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन 3 दिन और दे दीजिए, मुझे मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी, तब आप पूजा को ले जाना। मौसी की बातें सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई, लेकिन बस 3 दिनों की ही तो बात थी, सोचकर थोड़ा खुश हो जाती। पापा मौसी की बात को मान गए और मुझे अब मौसी के यहाँ 3 दिन और रहना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बात करने के बाद मौसी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा पूजा, कल मुझे दोस्त की शादी में जाना है। ट्रेन सुबह 6 बजे है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, तो सुबह उठकर मेरी मदद करवा देना। मैंने कहा, जी मौसी, आपको सुबह कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं सुबह ही उठ जाऊंगी। मौसी कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया, दोस्तों मेरा नाम पूजा है, लेकिन प्यार से सभी लोग मुझे गुड़िया ही बुलाते हैं। मैं सो गई और सुबह जल्दी उठ गई और मौसी और मौसा के लिए नाश्ता बना दिया। मौसी को जल्दी जाना था, इसलिए वो अपना नाश्ता पैक करके निकल गई। मौसा जी उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए चले गए और मैं आज सुबह सुबह ही काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मौसा और मौसी को भेजकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी दरवाजे की ज़ोर से घंटी बजने लगी। जब मैंने घंटी की आवाज़ सुनी तो अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि सामने मौसा जी खड़े थे। मैंने मौसा जी से पूछा, मौसा आपने छोड़ दिया मौसी को? तो मौसा जी कहने लगे, हाँ छोड़ दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं कैसे जाएगी। मौसा की हालत देख के लग रहा था कि ट्रेन में कितनी भीड़ होगी। मौसा जी पूरे पसीने में भीगे हुए थे। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या कर रही थी तुम? मैं कब से दरवाजे की घंटी दबा रहा हूँ। मैं कहने लगी, कुछ नहीं मौसा जी, मेरी आंख लग गई थी तो मैं सो गई थी। मौसा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बैंक के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है मौसा जी, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मौसा जी नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गए। मैंने टेबल पर मौसा के लिए खाना लगा दिया। मौसा जी खाना खाने के बाद बैंक के लिए निकल गए। मैंने भी मौसा जी को भेजकर अपना किचन का काम करने लगी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई।
मैं नहाने जा ही रही थी तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने कुछ ड्रेस धुलने के लिए रखे थे। मैंने अपने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। उसके बाद मैं नहाई और अपने कमरे में जाकर सो गई। पंखे की ठंडी हवा में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर से सो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उठकर खाना खाया, थोड़ी देर पढ़ाई की और फ़ोन चलाया। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। मौसा जी वापस आ गए थे। मौसा जी मुझसे पूछने लगे, पूजा आज खाने में क्या बनाया है? मैंने मौसा जी से कहा, मौसा जी आज तो कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन जो आप बोल देंगे मैं आपके लिए बना दूंगी। मौसा जी अपना बैग सोफे पर रखते हुए वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, पूजा एक काम करो, आज तुम खाना बनाने को रहने दो और तुम जाओ तैयार हो जाओ। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे, वो तो अभी सूखे भी नहीं थे। तो मैं बहुत देर बैठकर सोचती रही कि क्या करूं और क्या पहनूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का ड्रेस रखा है, लेकिन वो शॉर्ट है, पता नहीं मौसा जी को अच्छा लगेगा या नहीं। मैंने सोचा मैं मौसा जी से ही पूछ लेती हूँ। मैं मौसा जी के पास वो ड्रेस लेकर पहुँच गई और मौसा जी से कहने लगी, मौसा जी मैंने अपने सभी कपड़े धो दिए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि हम लोग बाहर चलेंगे। मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स है। मौसा जी कहने लगे, तो उसमें क्या हुआ, तुम यही पहन लो, अच्छी तो लग रही है ड्रेस। मैंने कहा ठीक है मौसा जी, मैं यही पहन लेती हूँ। मौसा भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चल दिए। थोड़ी ही देर बाद मौसा जी तैयार होकर आए और मुझे बुलाने लगे, पूजा तैयार हो गई क्या? अभी टाइम लगेगा, हमें लेट हो रहा है। मैं कहने लगी बस मौसा जी 1 मिनट लगेगा। तब तक मौसा जी बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और बहुत कम मेकअप किया, जिससे मैं नेचुरल लग रही थी और मैं बाहर निकल कर आई। मौसा जी ने मुझे देखा और देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है मौसा जी। मैंने अपना हैंड बैग लिया और बाइक पर बैठ गई। मौसा जी कहने लगे, तुम हैंड बैग रहने दो, वैसे भी वहाँ उसका कोई काम भी नहीं है। मैंने भी ठीक समझा और अपना हैंड बैग घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद हम घर से ताला लगाकर चल दिए शहर की ओर। मेरे यहाँ से शहर करीब 6-7 किलोमीटर दूर था। मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई थी, तो मौसा जी को लगा शायद मैं भी घर में परेशान हो गई होंगी। जब हम लोग शहर जाते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। हम लोग आराम से बातें करते हुए जा रहे थे और 15-20 मिनट के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग बाहर इंतज़ार करने लगे। मौसा जी कहने लगे क्यों ना हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वही रेस्टोरेंट पसंद था, तो मैंने मौसा जी से मना कर दिया और कहने लगी, नहीं मौसा जी, मुझे यही पसंद है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मौसा जी कहने लगे ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर हमें वहाँ पर खाली सीट मिल गई। लेकिन हम लोग बैठने ही जा रहे थे, तभी वहाँ पर कोई दूसरा आकर बैठ गया। मौसा जी को बहुत गुस्सा आया। मैं कहने लगी, सर हम लोगों की सीट है, तो वो हमसे बहस करने लगे। मौसा जी भी उससे झगड़ा करने लगे और कहने लगे, भाई साहब हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे और आप यहाँ आकर बैठ गए, ये कैसी बदतमीज़ी हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक वेटर को बुलाया और उनको समझाया, तो थोड़ी देर बाद वो लोग मान गए और वहाँ से हट गए। उसके बाद वेटर हमारे पास मेन्यू लेकर आ गया। मौसा जी मेन्यू दिखाते हुए कहने लगे, पूजा तुम्हें जो पसंद हो वो मंगा लो, मैं भी वही खा लूँगा। वैसे भी रेस्टोरेंट में मेरी कुछ समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करूँ। मैंने मेन्यू देखते हुए उसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर हमारा ऑर्डर लेकर आ गया और हम दोनों ने खाना खाया और ढेर सारी बातें की। खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी पर मुझे थोड़ी ठंडी हवा लगने लगी। हवा के उन सरसराहट के झोंकों से मुझे नींद सी आने लगी। रात के 11 बज चुके थे और ठंडी हवा का क्या कहना। इस वक्त हम लोग सुनसान रास्ते पर आ गए थे। वहाँ से इस समय कोई भी नहीं निकल रहा था। पूरा रास्ता सूना पड़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग जा ही रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर हमें एक हल्की सी लाइट दिखी।
हम लोग उसके पास गए, तभी एक आदमी हमारी तरफ टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के सामने आ गया। मौसा जी ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी कहने लगा, भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस सुनसान रास्ते पर फंस गया हूँ। थोड़ी दूरी पर मेरी एक गाड़ी है जो खराब हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही। तब मैं समझी कि वो एक किसान है जो अभी फंसा हुआ है। वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था लेकिन कोई भी यहाँ से निकल नहीं रहा, आप मेरी मदद कर दीजिए। 2 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, आप वहाँ मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। पहले मौसा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मौसा जी मुझसे पूछने लगे, पूजा तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं थोड़ा सोचने लगी। फिर मैं कहने लगी, मौसा जी ये बेचारा यहाँ फंस गया है और हमारे बात पता नहीं फिर इसे कोई मिलेगा या नहीं। मौसा जी कहने लगे, ठीक है। मौसा जी के पीछे मैं बैठी हुई थी। मौसा जी कहने लगे, पूजा तुम दोनों तरफ को बैठ जाओ। मैं दोनों तरफ को पैर करके बैठ गई। फिर वो बूढ़ा किसान मेरे पीछे बैठ गया। थोड़ी दूरी पर वहाँ हमें एक खराब गाड़ी मिली। वो किसान कहने लगा, भाई साहब यही मेरी गाड़ी है जो खराब हो गई है, अब सुबह मैं इसे बनवाऊंगा। मौसा जी कहने लगे, ठीक है, तुम सही से बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर किसान कहने लगा, बस बेटा यहीं पर रोक दो, मेरा घर आ गया है, बस यहीं से थोड़ी दूर है। वो किसान मौसा जी का शुक्रिया अदा कहने लगा। मौसा जी कहने लगे, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर पहुंच गए और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गई और मुझे तुरंत नींद आ गई और मैं सो गई। दोस्तों ये कहानी का पहला भाग है, इसका अगला पार्ट कल आएगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। न भूलें।